नमस्कार जंटू, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा। ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। यूएई से शुरू हुई यात्रा इटली पे जाके खत्म हो रही है और इस यात्रा के कई मायने हैं। अगर बात करें तो एनर्जी से जुड़ा काफी महत्वपूर्ण है, जो नॉर्वे के साथ में एक समझौता है, यूएई के साथ में समझौता है। ये इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो वैश्विक क्राइसिस फ्यूल को लेकर के हुआ है, गैस को लेकर के हुआ है, उस एनर्जी सेक्टर को इससे एक बड़ा बल मिल सकता है। खैर, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जो यात्रा के पहले दिन भी इस पैनल ने हमारा मार्गदर्शन किया था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि जब मोदी का दौरा 5 देशों का रहा तो ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे और उनके जाने के बाद पुतिन पहुंचे हैं। ये पुतिन का अगर यूं कहूं तो 25वां दौरा है अभी इसी कार्यकाल का। खैर, बात लेकिन मोदी की। लेकिन क्या आपस में कुछ इसका, आपस में यूं कहूं कि कुछ कोलैबोरेशन है, संबंध है, सामंजस्य है, या फिर कहीं इस तरह की स्थितियां हैं कि आ, हर नेता इस बात को लेकर के, हर देश इस बात को लेकर के चिंता में है कि भविष्य का क्या होगा और भविष्य खतरे में क्यों है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे वो जलवायु की बातें हों, क्योंकि मौसम परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके हम देखते हैं कि गर्मी तेज है तो चले सहन कर लेंगे, सर्दी तेज आ रही है तो सहन कर लेंगे, इससे कुछ बिगड़ नहीं रहा, कि जेब से कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होंगे, जिसको लेकर के भी मोदी अपने इस यात्रा के दौरान चर्चा की है। खैर, बात मोदी की, तो चलिए प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर कपिलानंद जी हमारे साथ में हैं, और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा सर हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। इस यात्रा को लेकर के हमने बात की थी कि यूएई से जो शुरू हुई थी यात्रा, और इसमें उस वक्त कटेवा साहब ने भी कहा था कि कुछ डिफेंस डील हमारी यूएई के साथ में होनी चाहिए। तो ये यूएई से शुरू हुई यात्रा अब इटली पे जाके खत्म हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी यात्रा को? देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी की जो 5 देशों की यात्रा है और पुतिन की चीन यात्रा, इन दोनों में तो कोई को रिलेशन नहीं है जो आपने शुरू में किया है। जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा है, उससे मुझे लग रहा है कि भारत ने अपना एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है भारत की नीति में। वो ये है कि भारत जो बड़े देश हैं, ग्रेट पावर या सुपर पावर हम कहते हैं, उनसे भारत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। और भारत ये भी जानता है कि चीन कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, अमेरिका भी हाई टेक इंडिया को नहीं दे सकता, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और रशिया दे सकता है, लेकिन रशिया के साथ ट्रेड के बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के पोटेंशियल बहुत हैं, एनर्जी के पोटेंशियल हैं, उससे आगे कोई ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। इसलिए भारत का फोकस अभी चेंज हो गया है और वो छोटे देशों के साथ, और छोटे देशों के साथ नहीं, द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उन पे ज्यादा फोकस करने लग गया है। और उसमें सबसे बड़ा है फ्री ट्रेड, द्विपक्षीय फ्री ट्रेड, चाहे वो किसी दूसरे क्षेत्र से हो, जैसे यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, और कुछ लैटिन अमेरिका के देशों के वहां के ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी प्रेफरेंशियल ट्रेड किया है, और उसके बाद फ्री ट्रेड की तरफ भी जा रहे हैं। तो भारत का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पे है। जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं उनसे थोड़ा सा भारत ने उनकी प्रायोरिटी थोड़ी नीचे कर दी है। क्योंकि भारत की जो एक था कि भारत दुनिया में नेतृत्व देगा या ग्लोबल साउथ का नेतृत्व देगा, वो मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इस तरह के मामले हैं उनमें प्राथमिकता में थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये ऊपर आ गए हैं। खैर, ये भारत की पॉलिसी है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी शिफ्ट होती है। लेकिन सबसे पहला पड़ाव उनका यूएई था, और यूएई में गए तो एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी यूएई से पूरी होती है, दूसरा है यूएई के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक
रिलेशंस है उनको मजबूत करने का भी भारत का इरादा था। तो कोई डिफेंस पैक्ट तो भारत नहीं कर रहा है, लेकिन एक डिफेंस पार्टनरशिप यूएई के साथ हो सकती है। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुआ कि जो ही भारत के प्रधानमंत्री गए उसके कुछ दिनों बाद ही, 2-3 दिन बाद ही वहां के जो न्यूक्लियर प्लांट था, साइट था, उस पे कोई ड्रोन अटैक हो गया। ऐसे ही इजराइल गए थे, उसके 2 दिन बाद ही ईरान पे इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। तो उसको लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो वो भारत के स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आगे के जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ तो फ्री ट्रेड हो गया, लेकिन अभी जो 4 देशों की यात्रा है यूरोप में, उनमें वो देश है वो ज्यादा इन्वेंटिव हैं टेक्नोलॉजी में। क्योंकि यूरोप में तो एक कहावत है कि ये कहते हैं कि डच हॉस्पिटैलिटी, स्वीडिश इन्वेंटिवनेस, जर्मन स्टेमिना, ब्रिटिश पॉलिटिक्स, इटालियन एडवेंचर, इनका कोई मुकाबला नहीं। तो जो जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं या नॉर्डिक कंट्री कहते हैं, उसमें स्वीडन इनोवेशन में बड़ा एडवांस है। और पहले भी स्वीडन से हमारा डिफेंस एग्रीमेंट रहा है, हमने वहां से तोप भी खरीदी है। तो स्वीडन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, 7 पॉइंट कुछ है। तो उसको व्यापार को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। दूसरा यह कि नॉर्वे के साथ हमारा व्यापार 27.9 के करीब है, उसको भी हम नीदरलैंड के साथ उसको हम डबल कर सकते हैं। नीदरलैंड का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो नॉर्वे और स्वीडन का इन्वेस्टमेंट अभी कम है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। मुझे नहीं मालूम एक काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां जिस तरह का डेमोग्राफिक पैटर्न है उसमें उनको मैन पावर की बहुत जरूरत है, और भारत के पास स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह का मैन पावर है। उसको लेके कोई अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि अदरवाइज तो एंटी इमिग्रेशन वेव बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली, और वो यूरोप में भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, ब्रिटेन में भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। जो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है फ्रांस में, यूरोप में जो रिफॉर्म यूके पार्टी है, वो जिस तरह अभी लोकल इलेक्शन में जीती है, उससे लग रहा है कि वो तो इमिग्रेशन तो है, लेकिन इन कंट्रीज को, नॉर्डिक कंट्रीज है, इनको और इंक्लूडिंग नीदरलैंड, इनको मैन पावर की बहुत जरूरत है, और हमारे पास मैन पावर है। तो उसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी, अभी ये खुल के सामने नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो उनको विकास में भी मदद मिलेगी, और हमारे यहाँ के लोग हैं वहां जाके एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जो इलीगल तरीके से जाते हैं, वो जो बात कहते हैं कि लोग डंकी रूट से आते हैं, वो नहीं होके एक लीगलाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए एक प्लानिंग जो की है, क्योंकि इस पर पूरी एक एक्सरसाइज की जाती है, तभी ये एक रूट बनता है। लेकिन मैं आपके पास में आना चाहूंगा कपिलानंद जी, जो एक्सरसाइज कोई भी मुल्क हो, चाहे ट्रम्प जा रहे हो चीन या फिर पुतिन जा रहे हो, अभी पुतिन इंडिया में भी आएंगे ब्रिक्स समिट में, मोदी 5 देश की यात्रा पे गए, जिस तरह का ग्लोबली संकट आया हुआ है या स्थितियां जो बिगड़ी हुई हैं, क्या कुछ इन दौरों की एक्सरसाइज पहले से करते होंगे कि हाँ बिल्कुल इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये मूल चीजें ये आ सकती हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने होंगे, और कितना स्थायित्व होगा इन सौदों का, इन मसौदों का? नमस्कार करता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से जन टीवी के सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर मैं कहना चाहता हूं सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और सर मैं इस संदर्भ में जो मेरे जो पर्सनल व्यूज हैं वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। सर आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 दिन की जो यात्रा की है, और ये वो सारे विषय हैं जो विषय उठाए गए और जिन विषयों के ऊपर हमारी चर्चाएं वहां पर हुई और जो समझौते हुए, ये वो विषय हैं जो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। ऊर्जा की चाहे बात है, चाहे उसके अंदर जो है रक्षा की बात है, चाहे उसके अंदर सैन्य प्रशिक्षण की बात है, चाहे उसके अंदर जो है समुद्री सुरक्षा की बात है, साइबर सुरक्षा की बात है, स्ट्रेटेजिक। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं सर,
आप देखेंगे कि जितने भी समझौते हुए हैं भारत के इन 5 देशों के साथ में, लगातार सामरिक शब्द एक्चुअली इस्तेमाल जाएंगे भी। किया जा रहा है। हम्म। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, जाएँगे सर, 20 तक है। तो जो स्ट्रेटेजिक जो ये बात है, ये शब्द है सर, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है सर कि ये सभी विषयों के ऊपर जो है भारत सरकार जो है लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी आप देखिए कि जिस तरीके से ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के सामने आया और हमारे यहाँ पर भी जो है हम महसूस कर पा रहे हैं संकट का। तो ये जो यूएई के साथ में जो हमारी जो समझौते हुए हैं और जिस तरीके से वार्तालाप हमने किए हैं, तो आने वाले समय के अंदर जो है सर जो है हमें काफ़ी सारे जो है इस क्षेत्र में फ़ायदे हो सकते हैं। मैं कुछ 5-6 बातें आपके इस चैनल पर कहना चाहता हूँ सर, कि ये जो 5 देशों की जो हम यात्रा कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, जिसमें ऊर्जा को लेकर जो है हमारा जो भविष्य है, वो आगे जा सकता है। यानी हमारे ऊर्जा के जो संसाधन है, वो उसकी पूर्ति हो सकती है। सेमीकंडक्टर जो एरिया है, उसमें हमको फ़ायदा हो सकता है सर। रक्षा जो सहयोग है, रक्षा जो तकनीक है, उसमें हमको सर आगे हम बढ़ सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ सर कि अंतरिक्ष के मामले में भी हम आगे जा सकते हैं। अंतरिक्ष स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हमको फ़ायदा हो सकता है। आर्थिक एकीकरण हो सकता है सर, क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ में हमारे जो व्यापार समझौते ये बढ़ेंगे, तो आर्थिक एकीकरण में हमको मदद मिलेगी सर। ग्लोबल जो साउथ का विषय जो अभी करोड़ी सिंह सर ने अभी जो कहा था सर, मेरा खुद का पर्सनल ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर जो भारत है, वो ग्लोबल साउथ के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरेगा और उसको लीड भी करेगा अच्छी तरीके से। और यूरोपीय देशों के साथ में सर हमारे जो समझौते हैं, ये जो संबंध है सर, ये जो है बहुत आगे की तरफ मैं देख पा रहा हूँ इनको। तो आप देखें सर कि रूस और चीन, अमेरिका के राष्ट्रपति चीन गए, रूस के राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं, गए। आप देखें सर, उनके अलग हित है सर, लेकिन उसका कोई मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा का सर मुझे लगता है कि भारत के राष्ट्रीय हित जो है, वो जरूर सर इससे पूरे होंगे सर। और भारत जो है आने वाले समय के अंदर जो अपनी जो उसकी घरेलू जो जरूरतें हैं, उनको पूरा कर पाएगा सर। जी, चलिए, बिल्कुल। जब भी मैंने कहा कि कोई भी यात्रा होती है उसके अपने मायने होते हैं, क्योंकि एक यूं नहीं है कि चलिए टिकट लिया चल दिया या प्लेन उड़ाओ और पहुंच जाओ। उसकी पूरी धरातली एक्सरसाइज की जाती है और उसके बाद में उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट सिग्नेचर होते हैं या फिर द्विपक्षीय वार्ता जिसको कहते हैं, वो तभी होती है जिसका मजमून दोनों मुल्कों के पास में पूरी एक टीम होती है, वो उसका एक्सरसाइज कर लेती है, उसको देख लेती है, सहमति बन जाती है, तभी वो सामने आती है। अदरवाइज नहीं आती। नहीं तो आपको ध्यान होगा कि हाल ही में ईरान और अमेरिका की जो वार्ता पाकिस्तान में है, उसका नतीजा क्या रहा, वही है। बिना एक्सरसाइज और बिना उसकी चीजें आती हैं तो फिर उसका फल भी इसी तरह से मिलता है। मैं कटेवा सर का रुख करना चाहूंगा। सर, यूई के साथ में आपने उस वक्त भी कहा था, लेकिन कुछ क्लू भी हैं, खत्म नहीं हुए हैं, कि डिफेंस डील को लेकर के आपने कहा था कि लगता है कि यूएई के साथ में हमें करना चाहिए, क्योंकि नेबर कंट्री है, गल्फ में हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए उससे हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी का ये 5 देशों का टूर है, उसमें एक तो यूएई जिसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, और उसके बिना जो नीदरलैंड और इटली, ये एक यूरोपियन कंट्री है। हाँ, और जो नॉर्वे और स्वीडन है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये इन कंट्रीज का ना तो किसी भी गुट की तरफ इनका झुकाव नहीं हुआ है, और फिनलैंड तो अभी कोशिश भी कर रहा था कि वो नाटो ज्वाइन करने की भी कोशिश करेगा, तो रशिया से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जो डिफेंस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खुद के आर्म फोर्सेस पे पैसा नहीं खर्च करती, और ये अपने प्रोग्रेस में, अपने एडवांसमेंट में, अपने डेवलपमेंट में काम करते रहते हैं। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, और पूरी दुनिया के अंदर ये शांति प्रिय देशों में अलग है। तो 2 देश में तो उन्होंने विजिट किए हैं, और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर पे उन्होंने उनसे भी बातचीत की है, वहां विजिट नहीं किया पर उनसे बातचीत की है।
तो ये तीनों देशों का जो था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यहाँ पे जनरली था एनवायरनमेंट के बारे में और जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो नॉर्मल इश्यूज हैं जो दुनिया को अभी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, उसके बारे में बातचीत ज्यादा हुई है। जहां तक यूएई का सवाल है, यूएई का मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनके साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट वहां किया है, एग्रीमेंट पूरे कोई नहीं हुए, परंतु जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या होना चाहिए वो उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है। उसमें हमारे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में, और जैसे कि अभी कपिल सर ने बताया मैरी टाइम सिक्योरिटी के बारे में, और साइबर और डिफेंस के जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके कोलैबोरेशन और जॉइंट एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ उन्होंने, ये तो डिफेंस के रिलेटेड डील्स थी, इसके बाद में उन्होंने जैसे किरोड़ी सिंह जी ने बताया था अभी कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट चाहते थे यूएई से हमारे देश में। उन्होंने अभी इस पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि $5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट करने के लिए रिलेटेड टू दी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, लाइक ये जो अपना पेट्रोल और गैस के जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो वहां उन्होंने साइन की है वो है कि वो 30 मिलियन बैरल्स हमारे इंडिया के लिए वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हर टाइम रखेंगे यूएई। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है जिसमें वो बोला कि कितनी भी कमी आ जाए 30 मिलियन बैरल्स हिंदुस्तान के नाम से रिजर्व वो रखेंगे और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वो हमको दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो हमारी पूरी हो जाएगी कि सडनली कोई एनर्जी क्राइसिस आ गया तो वो जो रिजर्व है वो वहां पे रखा जाएगा। जैसे अभी आर्मी में भी आपको मैं बताऊं, जैसे हमारा ऑयल कंपनीज के साथ मिनिमम स्टॉक लेवल का एक एग्रीमेंट होता है कि 50 डेज का सेल्फ सफिशिएंसी जो फौज को जरूरत पड़ेगी लड़ाई के टाइम, अगर मान लो भी लड़ाई हो जाती है तो जो 50 डेज की रिक्वायरमेंट है वो ऑयल कंपनीज अलग रखती है, अभी भी रखती है। और हम आर्मी के जो इमरजेंसी स्टॉक के लिए रखते हैं वो, हाँ, हम पेट्रोल पंप पे भी मिलता है। उसी तरह का एग्रीमेंट यूएई में हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है और उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो रिजर्व थी उसके ऊपर हमारी राइट्स बढ़ जाएंगे और आगे वाले समय में अगर इमरजेंसी आएगी, इस तरह की अनअनाउंस इमरजेंसी जैसे ये लड़ाई हुई, तो उसमें वो हमारे काम आएगी। परंतु उसके बाद में यूएई और ईरान की झगड़ा भी चल ही रहा है और हमने जब उनके न्यूक्लियर उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया तो हमने उसकी भर्त्सना की है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और हमने बोला है कि वहां को हमला नहीं करना चाहिए। जहां तक नीदरलैंड का सवाल है, वहां पे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत हुई है जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि दोनों देशों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है और जॉइंट एक्सरसाइजेस, ये जॉइंट एक्सरसाइजेज जो दोनों देशों की फौज और सशस्त्र सेनाएं आकर के एक जगह या तो वो यहाँ आएंगी या हमारी सेनाएं वहां जाएंगी और इस तरह की एक्सरसाइजेज करेंगी जिससे कि एक दूसरे में जो आजकल आर्मी की जो बेसिक टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल ड्रिल्स हैं आर्मी की, उनके बारे में भी एक दूसरे के ऊपर ये चीजें करते हैं। अभी इटली है, इटली एक इम्पोर्टेंट देश है और उस पे भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस तरह की एग्रीमेंट जरूर होंगे। और जैसे कि किरोड़ी सिंह जी ने बताया कि ये जो कंट्री जहाँ गई हैं ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई पावर, मतलब वर्ल्ड पावर नहीं है ये कंट्रीज, पर जैसे कि नॉर्वे में कई दिनों से हमारा कोई प्रधानमंत्री, शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने वहां विजिट किया है, तो उससे क्या होगा कि जो बाइलेटरल ट्रेड है अगर ये बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, और इसमें जो हमारी टैरिफ बढ़ी है अमेरिका की जिसके लिए हमको प्रॉब्लम हो रही है चीजें वहां एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर ये बाइलेटरल ट्रेड इन देशों के साथ हो जाएगा तो हमारे जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और हमारा जो प्रोडक्शन है वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है जो इन 5 देशों की विजिट में प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर जरूर चर्चा कर रहे हैं। चलिए मैं सर वापस आऊंगा, एक मिनट के लिए आना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। करोड़ी सिंह साहब का मैं रुक करना चाहूंगा। सर मैं आपके पास में आना चाहूंगा।
ये एक जरूर बेसिक जो चीज है जो दर्शक समझना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसी भी मुल्क में किसी भी राष्ट्र का कोई भी शासनाध्यक्ष जाता है, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, कितनी एक्सरसाइज उन्हें करनी पड़ती है, कितना क्या कुछ कितने दिन की ये एक मजमून को तैयार करने के लिए, मसौदा को तैयार करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है, फिर उसका फीडबैक क्या मिलता है, उसके बाद में फॉलोअप के लिए क्या एक्सरसाइज, मैं ये जरूर आप लोगों से समझना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों की भी शायद इच्छा होगी यही। एक बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में मैं चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं और एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि गए और साइन कर दिए, उसके लिए पर्याप्त होमवर्क होता है। होमवर्क के साथ साथ कैलकुलेशन होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है दोनों ही देशों के लिए, जिनके साथ होता है या कई देशों के साथ होता है। उसके लिए होमवर्क के साथ साथ एक तो ये कि किस तरीके से किया जाए, प्रोविजंस क्या हो, वो अधिकारी लेवल की बातचीत होती है, फिर मंत्री लेवल की बातचीत होती है। अब इसमें कितनी बातचीत हुई है अधिकारियों के लेवल पे वो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये अलग अलग इश्यूज पे डिपेंड करता है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ता है, बार बार मीटिंग करनी पड़ती है। कुछ सिंपल इश्यू होते हैं, उनमें आसानी से हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत इस समय जो एक्सपोर्ट कर सकता है इन चीजों के, विशेष रूप से एमएसएमई, भारत की जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, मीडियम और स्मॉल वाली, वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है होमवर्क हुआ होगा। लेकिन अभी क्लियर कट सामने नहीं आया कि भारत क्या क्या चीजें इनको और एक्सपोर्ट करेगा जिससे ट्रेड आने वाले 5 साल में कम से कम दुगना हो जाए। तो मुझे लगता है इसके बारे में बातचीत हुई होगी निश्चित रूप से, जो बाद में डिटेल सामने आएंगे। लेकिन सफिशिएंट होमवर्क करना बहुत जरूरी है, और होमवर्क हुआ होगा, बिना होमवर्क के कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी डील साइन करनी है तो क्योंकि उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें क्या फायदा है, उसको क्या नुकसान है, और कोई भी चीजें देखिए, कोई भी देश हो, मैक्सिमम जगह पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां एक जवाबदेही भी बनती है कि आप जाके आए थे, आपने तो उल्टा सौदा कर दिया। तो पूरी एक ब्यूरोक्रेट्स की जो टीम है विदेश मंत्रालय की, या फिर पीएमओ में लगे कोई अधिकारी हैं, वो पूरी एक एक्सरसाइज करती है वो टीम। डिफेंस लेवल पे होते हैं तो डिफेंस के अपने कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो चर्चा करते हैं कि, और एक दिन की बात नहीं होती, एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी जैसे कपिलानंद जी 2047 की बात कर रहे थे कि उस समय इसका इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इसे फॉलोअप के लिए क्या कुछ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, या करते होंगे तभी तो चीजें निकल करके आती हैं। और जिन देशों में गए हैं वो बिल्कुल ऐसे देश हैं कि निर्गुड टाइप, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी कटेवा साहब ने कहा, किसी वजह से उनका डिफेंस का खर्चा बहुत कम है, और बहुत ज्यादा यकीन भी नहीं करते हैं कि किसी की गुटबाजी में फंसे और कुछ हो। छोटे देश हैं लेकिन अपनी जरूरतें अपने स्तर पर पूरे करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फॉलोअप के लिए आपको लगता है कि पूरा एक विजनरी टीम इसके लिए पूरा फॉलोअप करती होगी आगे? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है सर ये। जिस तरीके से पंचवर्षीय योजना होती है सर, उस तरीके से मेरा ये मानना है कि भारत की जो सरकार है उसको, वो किसी भी देश के साथ में अगर कोई संधि समझौते करती है या वहां पर यात्रा हमारे राष्ट्राध्यक्ष की होती है, तो ये यात्रा जो है 5 वर्षों तक इनका रोड मैप बनाया जाना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं सर, अभी ये जो यात्रा हुई थी, अभी नॉर्वे की जो यात्रा हुई है, इस नॉर्वे की यात्रा के अंदर, सॉरी सर, ये मैं कहना चाहूंगा नॉर्वे नहीं, अभी ये सर जो नीदरलैंड की यात्रा हुई है, नीदरलैंड के अंदर 2030 तक का रोड मैप तैयार करने की बात हुई है सर। जो हमारी प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है, 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो भी साझेदारियां होंगी वो किस तरह की होंगी, उनका रोड मैप क्या होगा, इस विषय पर मंथन चिंतन किया जा रहा है। तो मैं सर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की सरकार है, ये फ्यूचर के अंदर भी अगर देशों के साथ में अगर अपने समझौते और अगर किस तरीके से अगर स्थापित करें, तो उसके लिए एक रोड मैप 5-6 सालों का बनाया जाना चाहिए। क्योंकि सर इस तरीके से दोनों देशों की बहुत सारी ऐसी चीजें सर, देखिए, संस्कृति होती है, भाषा होती है, उनकी स्थिति होती है, उस देश की पूरी परिस्थितियां होती है, वहां के लोग होते हैं, सब चीजों को समझा जाना बहुत जरूरी है सर। एकदम से किसी भी देश के साथ में जो संधि समझौते होते हैं वो नहीं किए जा सकते। आप देखिए सर कि दुनिया के किसी भी देश में भारत के प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हमारे वहां पर
भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां हमें कितना नैतिक सपोर्ट मिलता है जब भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं। तो मेरा ये मानना है सर कि अगर हम इस तरीके से आगे जी। बढ़ेंगे तो क्या होगा जी। कि हमारे जी। जो हम जो चाहते हैं भविष्य के अंदर वो उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं कटेवा सर के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। सर ने पहले भी कहा कि कुछ डिफेंस को लेकर के जो चीजें हैं वो की हैं कि वॉर एक्सरसाइज होती है, जैसे युद्धाभ्यास कहा जाता है, या दूसरी तरह की ड्रिल्स होती हैं, उसको लेकर के एक देश दूसरे देश में जाता है। सर यहाँ लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु में जो आपसे जानना चाहूंगा कि डिफेंस डील्स जो होती हैं, कुछ तो हमारी डील्स जो होती हैं वेपन्स की होती हैं, और ज्यादातर वेपन्स और टेक्नोलॉजी की होती हैं। एक्सरसाइज की डील्स में मुझे लगता है कि वो पहले से तैयार हैं और सेना के स्तर पे कोशिश करते होंगे कि आगे हमें करनी है, इनसे हमें क्या मिल सकता है, किस तरह का एनवायरनमेंट वहां पे होगा, उसमें हमें करना होता है। क्योंकि हमेशा कभी बर्फ में, कभी आपको गर्मी में, कभी कहाँ, तो वो जो होती है एक्सरसाइज वो उस तरह से दूसरे देशों के साथ में भी है। यहाँ एक सवाल ये है कि क्या एक्सपर्ट्स के जो टीमें जाती हैं साथ में किसी भी उसमें, आप क्योंकि जिस ओहदे पर आप रिटायर हुए हैं, तो कितना लंबा एक एक्सपर्ट्स को इसमें पूरा समय देना होता है, या फिर पहले से अपनी चीजें पूरी पका करके उसके बाद में एक औपचारिकता रह जाती है उस स्तर पे जाने के बाद? देखिए योगेंद्र जी, कोई तो चीजें होती हैं जो क्लासिफाइड हैं, जैसे जी। वो चीजें कोई डिस्कस नहीं होती से जॉइंट एक्सरसाइज। जॉइंट एक्सरसाइजेज में बेसिकली या तो उनकी नेवी हमारी नेवी आएगी, अगर मैरीटाइम एक्सरसाइज है कोई पानी की तो उसमें आएंगे, अगर कोई एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो उसके साथ आएंगे, और बाकी अगर डेजर्ट वॉरफेयर पे है तो एक्सरसाइज हमारे राजस्थान में होगी, और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पे कोई एक्सरसाइज है तो वो हमारे जो ऊंची जगह है वहां पे जाके होगी। परंतु इसमें बेसिकली एक दूसरे देश का एक तो बोनोमी पड़ती है, दोनों देशों की सेनाओं के आपस में मिलना होता है। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे की बैटल ड्रिल्स पे हम क्या सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी और उनके आर्मामेंट और उनके वेपनरी है वो तो होती है, पर इन सब चीजों में जो हाईली क्लासिफाइड है, जो हम किसी को देना नहीं चाहते या कोई कंट्री हमको देना नहीं चाहेगी, ये ऐसी तरह के हथियार इन एक्सरसाइजेज में नहीं आते। और इन एक्सरसाइजेज में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती है, कोई ब्रिगेड बटालियन दो उससे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आती है कि कोई कई हजार ट्रूप्स आके एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। परंतु एक्सरसाइज का बेसिकली एक दूसरे की बैटल ड्रिल और एक दूसरे की समझना कि वो किस दिशा में चल रहे हैं, उनके पर्सनल वेपन्स कैसे हैं। अभी जैसे अभी दुनिया भर के ड्रोन आने लगे हैं, तो अभी इन चीजों के ऊपर एक्सरसाइजेज बढ़ेगी, और ये ऐसी जगह पे कराते हैं जहाँ पे जैसे फील्ड फायरिंग रेंजेस हैं, वहां पे अगर एक्सरसाइज करोगे तो वहां किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि असली में हथियार फायर होंगे तो शहर के अंदर तो कर नहीं सकते हैं। तो वो कई फील्ड फायरिंग रेंजेस बने हुए हैं जहाँ कई 100 एकड़ के अंदर खाली जगह है, और वो उसके अंदर कोई भी आदमी नहीं आता है, सिर्फ फौज की एक्सरसाइजेज वहां चलती है। तो इस तरह की जगह पे रेंजेस हैं, जैसे उड़ीसा में है, राजस्थान में है, इन जगह के ऊपर ये एक्सरसाइजेज बहुत करते हैं। जी, तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डेजर्ट की बात करें तो अगर राजस्थान की बात कर लेते हैं तो जैसलमेर में पोखरण है फायरिंग रेंज, इसी तरह से महाजन जो बीकानेर में है वहाँ फायरिंग रेंज है। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अगर जम्मू कश्मीर के अगर उधर जाना है या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाना है, वहाँ सब जगह एक्सरसाइज की रेंजेज इस तरह से बनी हुई है जहाँ पे ये एक्सरसाइज की जाती हैं। इसी तरह से एयरफोर्स के बेसेज हो या फिर नेवी के बेसेज हो। खैर, लेकिन 5 दिवसों की यात्रा की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है, और पूरी एक्सरसाइज की जाती है जिससे पहले प्रधानमंत्री के जाने के पहले भी आगे एक फॉलोअप टीम रहती है, जिन मुद्दों को लेकर के वहां सहमति बनती है उसका एक फॉलोअप भी होता है, उसका फीडबैक कंटिन्यू होता है, तभी तो ये चीजें साकार हो पाती हैं। और ऐसा नहीं होता कि अचानक गए वहां पे पेपर पढ़ा, एक दूसरे को एक्सचेंज किया, पढ़ लिया, उसके बाद में कुछ जमी तो ठीक है, नहीं जमी तो वो सब चीजें अपरिपक्वता भी कहलाती हैं। तो इसका पूरा एक डिपार्टमेंट, एक टीम, उनके एडवाइजर्स एक्सरसाइज करते हैं। केवल एक टूर भर नहीं होता है, क्योंकि भविष्य की निगाहें भी होती हैं, एक भरोसा होता है, एक यूं कहूं कि एक उम्मीद होती है इस तरह के टूर से, जिसपे भविष्य का एक विजन उससे आता है, और किसी न किसी देश को उसका बेनिफिट भी मिलता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।